नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के प्री के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 के PYQ कर रहे हैं। और ये PYQ अब तक जो 2012 से लेकर 2025 तक जो प्री एग्जाम हुआ है उसमें आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। और आज हम जो करने वाले हैं PYQ, ये कर रहे हैं ई गवर्नेंस के। हुआ क्लियर? जो क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना, जो सरकार है ये लोक कल्याणकारी राज्य हेतु सरकारी योजना और उसे क्रियान्वित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। इसे ही कहते हैं ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन। हुआ क्लियर? ई गवर्नेंस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस, यानी सरकार द्वारा सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करके नागरिकों और व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को सेवाएं प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके साथ जो प्रशासन की जो पारदर्शी है, कुशल, प्रभावी और जवाबदेह बनाना। ठीक है। और इसके जो है 4 घटक हैं। ठीक है। एक कौन सा है? एक है G2C, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा है G2B, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीसरा है G2G, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और अंतिम चौथा है वो है G2E। ठीक है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये 4 घटक आपको याद होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा यहाँ पर कि G2C का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2G का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और G2E का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। सूचना संचार प्रणाली ICT व इंटरनेट को उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो जस्ट इसके पहले हम बात करें, इसे कहते हैं ई गवर्नेंस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन ई गवर्नेंस नहीं है? यहाँ क्या बोला है उसने? ध्यान रखना, यहाँ नहीं है बोला है। ठीक है। यानी कि ई गवर्नेंस का कौन सा घटक नहीं है? हमने अभी तक 4 घटक पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था क्या? G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और एक है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। पर कहीं पर भी ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ठीक है। तो ध्यान रखना, नागरिक को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना, ये भी जो है इसका गवर्नेंस का सटीक बैठता है, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है। नागरिक को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, जो ऑप्शन बी है ये कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है तकनीकी आधार शासन की व्यवस्था देना, ये भी सही है। ई वाणिज्य हम पढ़े थे कि ई बिजनेस को बढ़ावा देना, ये भी सही है। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागरिक को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना ये इसके उद्देश्य में बिल्कुल शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वहां पे ऐसे ऑप्शन आपको बहुत करेंगे कंफ्यूजन, तो ध्यान रखना जो भी घटक दिए हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को हल करना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है आपके MPSC के 2022 में आ चुका है। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम बताइए। ठीक है। यानी गार्टनर ने बोला है कि विकास के 4 चरण होते हैं, उसमें से कौन सा चरण ई गवर्नेंस के लिए सही है वो बताया उसने। तो देखना कि आप विकास क्यों करते हो? परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन कैसे आएगा? आप लेन देन करोगे उस योजनाओं को लॉन्च करने के लिए। ठीक है। उसके पहले आप बातचीत करोगे, उसके पहले सूचना मिलेगी आपको।
ठीक है। तो पहली स्टेप, कहीं पर भी आपको कमी दिखती है तो पहले आपको उसकी सूचना मिलेगी। ठीक है। उसके बाद सूचना के बाद आप उस सूचना के आधार पर करोगे बातचीत करोगे, उसके बाद उसका लेन देन करोगे और फिर वहां पे क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ई गवर्नेंस के चार स्तंभ कौन से हैं? तो ध्यान रखना, ई गवर्नेंस के चार स्तंभ है। एक कौन सा है? वो है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। दूसरा कौन सा है? वो है संसाधन यानी क्या होगा, रिसोर्सेस। तीसरा कौन सा है? लोग यानी कि पीपल। और पांचवा चौथा कौन सा है? वो है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। तो जो ई गवर्नेंस है उसके चार स्तंभ है, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। सफल ई गवर्नमेंट क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो ध्यान रखना, इसका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? वो कह रहा है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए, तब आप कनेक्ची ई गवर्नेंस को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। दूसरा है संसाधन ढांचा, ये भी सही है। तीसरा है आईसीटी साक्षर नागरिक यानी कि नागरिक को उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप फोन पे चला रहे हो आज, अगर आपको आज जानकारी ना हो तो आप फोन पे, गूगल पे यूज नहीं कर पाओगे। उस प्रकार से नागरिक साक्षर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। केंद्र राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन करता है मदद? तो वो करता है कौन? वो करता है एनआईसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है, एक होता है एनआईसी। एन मतलब होता है नेशनल, आई मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और सी मीन्स होता है सेंटर। तो ये ध्यान रखना कि भारत सरकार को ई गवर्नेंस की शुरुआत बहुत ही छोटे रूप में 1970 में, 1970 में हुई, जब सरकार को चुनाव, जनगणना, टैक्स आदि के जो डेटा थे उसको संग्रहित करना था, उसको प्रबंधन करना था, तब इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इसके बाद सरकार ने देश में आईसीटी, आईसीटी, ठीक है, आईसीटी की आवश्यकता को देखते हुए 1970 में, 70 में ही इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की, जिसके द्वारा संचार, सूचना पर ध्यान केंद्रित किया गया। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है 1976, 1976 में एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की स्थापना की गई। और ये जो स्थापना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये ध्यान रखना कि जो एक व्यक्ति हुए हैं उनका नाम रहा है डॉक्टर DRN शेषगिरी। ठीक है। शेषगिरी के द्वारा भारत के लिए नेटवर्क सिस्टम यानी कि NIC नेट की स्थापना कब की गई? वो की गई कब? 1987। क्या की गई थी? NIC यानी कि नेटवर्क सिस्टम नेट। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा भारत के सभी मुख्यालय, केंद्र सरकार के विभाग, जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ा गया था। और यह भारत सरकार की बैकबोन नेटवर्क है जो ई गवर्नेंस में सहायता करती है। इस प्रकार से पूरी कहानी थी किसकी? NIC की। तो ये ध्यान रखना, आपको पूछा है क्वेश्चन कि NIC की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 1976 में। हुआ क्लियर? आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 1970 में। आपसे क्वेश्चन करेगा कि NIC यानी कि नेटवर्क सिस्टम, NIC नेट की स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 1987। हुआ क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनना चाहिए यहाँ से। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की गई है? बता चुका हूं इसका आंसर कि भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत बहुत ही छोटे रूप में
1970 1970 में जब हुई, जब सरकार को लगा चुनाव जनगणना डेटा की जो संग्रहित करने के लिए प्रबंधन करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब इसकी शुरुआत की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1970। हुआ क्लियर? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये ध्यान रखना, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की तैयारी की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग द्वारा। वह क्लियर? ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, 2006 में से लॉन्च किया गया था। इसका संचालन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटली सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता और समन्वय को बढ़ावा देना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन डेटा होस्टिंग कनेक्टिविटी क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, योजना के गठन में सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के पहलू क्या हैं? बता चुका था कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इसको योजना को लॉन्च किया गया था 2006 में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इसके कुछ आधारभूत ढांचे थे, जैसे कि एक था स्वान, ठीक है, दूसरा था एनडीसी, तीसरा था सीएससी, चौथा था जीआई क्लाउडिंग यानी कि मेघराज, ठीक है। ये जो है इसके 4 आधारभूत ढांचे थे। इसी प्रकार से जो स्वान है, इसका मतलब होता है स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो एनडीसी है, इसका मतलब होता है नेशनल डेटा सेंटर। जो सीएससी है, वो है कॉमन सर्विस सेंटर। जो जीआई मेघराज है, ये एक ई गवर्नेंस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ढांचा है, ई गवर्नेंस सेवाओं को तेज करने। आईटीसी ई गवर्नेंस सेवाओं को तेज करने, आईसीटी खर्च को अनुकूलित करने और बुनियादी ढांचों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, ये इसका उद्देश्य है। हुआ क्लियर? इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। क्या है? इसका आंसर बता चुका हूं मैं कि ये है जीआई क्लाउड कंप्यूटिंग मेघराज। नेशनल ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह इस नाम से किया जाता है। तो पहले जान लीजिए कि जो नेशनल ई गवर्नेंस योजना है, इसकी जो डेटा है, इसको संग्रहित करते हैं और उसे नाम दिया गया है, वो है सारांश। क्या है इसका आंसर? सारांश, ठीक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ढांचा के अंतर्गत सभी मिशन मोड परियोजना के बारे में जानकारी संकलित करने वाले दस्तावेजों कहते हैं सारांश। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? क्या बोला यहाँ पे? ये ध्यान रखना कि यहाँ बोला इसने नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो संगठन परत है, ये एक्चुअली संस्थागत ढांचा भूमिका की जिम्मेदारी निभाता है, और जो तकनीकी परत है, ये एक्चुअली हार्डवेयर नेटवर्क डेटा सेंटर का आदि का क्षेत्र होता है, और जो उपयोग करता है, ये नागरिक व्यवसाय सरकारी विभाग का एक लेयर होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी, डी, सी, ये सभी जो है ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा है, परंतु जो सुरक्षा परत है, ये इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? जस्ट पहले, इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो बैकबोन होता है भारत सरकार या राज्य सरकार का, वो होता है राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि एनआईसी। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ई गवर्नेंस में ई ताला का कार्य क्या है? तो पहले समझाइए कि जो ई ताला क्या होता है। तो ये है आपका ई ताला, ठीक है। तो जो ई है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स
जो टी है इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन, और जो ए है इसका मीन्स होता है एग्रीगेशन, जो दूसरा ए है उसका मतलब होता है एनालिसिस, और जो एल है इसका मतलब होता है लेयर। तो भारत सरकार का ये एक वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाओं सेवाओं के तहत होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांजैक्शन है इसके रियल टाइम को काउंट करना और विश्लेषण करना और उनका सांख्यिकी प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई गवर्नेंस परियोजना की ई ट्रांजैक्शन पर सांख्यिकी का प्रसार करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी की बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना, जो आईसीटी की बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की आवश्यकता ई गवर्नमेंट के सफल क्रियान्वयन के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ई गवर्नमेंट को सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी योजनाओं को सुगम, पारदर्शी, प्रभावी और शीघ्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक मजबूत आईसीटी आधारभूत संरचना आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन जीआईएस आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया है? तो वो है ऑप्शन ए, लोकपथ। यह लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने विकसित किया है, और इसे विकसित किया है कब? 2 जुलाई 2024 को। ठीक है। और इस मोबाइल जो ऐप है इसका उपयोग यह है, कोई भी नागरिक अगर कहीं सड़क में गड्ढा दिखता है, सड़क टूटी है, तो उसकी फोटो लेकर या उसका वीडियो सीधे लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को आसानी से भेज सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। वह क्लियर? ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी आपको डेट भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश का जो 2 मार्कर होते हैं वहां पूछ सकता है। ध्यान रखना चीज का। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? क्या बोला है उसने? नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सीपीसी है, सीपीसी ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। जो सीपीए है इसका मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है। जो सीपीएम है इसका मतलब होता है कॉस्ट पर मिल। ठीक है। तो ये सभी जो है विज्ञापन आधारित मॉडल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। जो सीपीसी मॉडल है वो एक्चुअली विज्ञापन आधारित मॉडल है, जिसमें विज्ञापन दाताओं को हर बार भुगतान करना पड़ता है। जो सीपीए मॉडल है वो एक्चुअली जब कोई उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद एक विशिष्ट कार्रवाई यानी कि एक्शन करता है, जैसे कि कोई खरीदारी, फॉर्म भरना, साइन अप करना, यह सभी एक विज्ञापन आधारित राजस्व मॉडल है। सीपीएम यह मॉडल जो है विज्ञापन दाताओं को प्रति 1000 व्यूअर के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, चाहे उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करे अथवा ना करे। यह भी एक सामान्य विज्ञापन आधारित राजस्व मॉडल है जो विशेष रूप से डिस्प्ले विज्ञापनों में उपयोग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। तो इतना डीप मत जाना, ओनली आप सीपीएम, सीपीसी और सीपीए का फुल फॉर्म को याद होना चाहिए बस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका पार्ट 1 समाप्त होता है ई गवर्नेंस के पीवाईक्यू का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।